तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी हुई। बात करेंगे डीन एम्ब्रोस के बारे में जिन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा एक ऐसी एंगेजमेंट जिसको कवर करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था, और अंडरटेकर एक डेथ की वजह से अंडरटेकर के करियर को मिला था बहुत बड़ा बूस्ट। और भी बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ AEW डायनामाइट शो में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो हमारे जॉन मॉक्सली हैं या फिर आप इन्हें पहले जानते थे डीन एम्ब्रोस के नाम से, शील्ड के मेंबर, उन्होंने AEW में 100 विक्ट्री आज कंप्लीट कर ली AEW डायनामाइट के शो पर। और जॉन मॉक्सली मेरे ख्याल AEW में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। पहले या दूसरे शो में आई थिंक जॉन मॉक्सली आ गए थे, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, और तब से लेकर अब तक उनकी 100th विक्ट्री हो चुकी है AEW के शोज पर। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं ये न्यूज़ कवर ही इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैं डीन एम्ब्रोस का शील्ड में बहुत बड़ा फैन था, डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बड़ा फैन था। अब उन्होंने कंपनी स्विच कर ली है, लेकिन क्या करें, फैन तो फैन ही रहते हैं। और जॉन मॉक्सली के लिए या फिर डीन एम्ब्रोस के लिए हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है। सोशल मीडिया पे देखता हूँ मैं, इंडियन फैंस हो, साउथ एशियन फैंस हो, इवन अमेरिकन फैंस हो, क्या डीन एम्ब्रोस वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में? तो इसका सही आंसर, बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर मैं आपको अब यहीं दे देता हूं। तो अक्टूबर 2022 में जॉन मॉक्सली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं AEW के साथ पूरे 5 साल का, यानी कि 2027 तक तो AEW के साथ ही रहेंगे जॉन मॉक्सली। और ऐसा नहीं है, कोई रूमर्ड थिंग है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल थिंग है। AEW की साइट से मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है और 100% कन्फर्म है, प्रैक्टिकल थिंग है ये। तो आप कंफर्म समझो कि 2027 अक्टूबर तक तो जॉन मॉक्सली AEW के साथ ही रहेंगे। उसके बाद क्या होता है ये मैं नहीं जानता। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं जो AEW में हुई। टोनी खान एक अनाउंसमेंट करने वाले थे, पिछले 2 हफ्ते से काफी ज्यादा माहौल बस क्रिएट हुआ था कि क्या है ये अनाउंसमेंट। तो फाइनली वो अनाउंसमेंट हो भी गई, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि AEW एक सीरीज लॉन्च कर रही है जिसका नाम है ऑल एक्सेस, जिसमें आपको AEW के सारे सुपरस्टार्स नजर आएंगे अपनी अपनी स्टोरीज के साथ। उसमें कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल रियल लाइफ जो वो लोग हैं वही दिखाए जाएंगे और उनकी स्टोरीज दिखाई जाएंगी। और इसमें खाली AEW के सुपरस्टार नहीं होंगे, बहुत सारे क्रू मेंबर्स की भी स्टोरीज दिखाई जाएंगी जो AEW सुपरस्टार से जुड़े हुए हैं। बेसिकली आप इसे रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो AEW के सुपरस्टार्स की, जिसमें उनका कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई हील नहीं, कोई फेस नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ जो वो हैं वही दिखाए जाएंगे। तो ये थी पूरी अनाउंसमेंट। जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखेगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बायोग्राफीज थोड़े बहुत लोगों की मैं देख सकता हूँ, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको जैसे सुपरस्टार्स की, बट ज़्यादा भी नहीं। तो ये थी पूरी अनाउंसमेंट। अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। और बेसिकली मंडे नाइट रॉ पे बहुत सारी ऐसी थिंग थी जिसने रिकॉर्ड क्रिएट किए। बताता हूँ आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप क्या रही, क्योंकि उसमें भी एक रिकॉर्ड है। तो पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी ऑलमोस्ट 1.90 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते ये 2 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है 5% इंक्रीज के साथ। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद रॉयल रंबल के बाद ये पहली बार है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई की रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर आई है। तो बहुत ही बढ़िया बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और इसमें एक और रिकॉर्ड भी शामिल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली मंडे नाइट रॉ थी ओटावा कनाडा में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में आज तक ओटावा से इतना पैसा जनरेट नहीं हुआ टिकट बेचकर जितना इस बार मंडे नाइट रॉ में हुआ था। वैसे ये रिकॉर्ड थोड़ा सा मुझे अल्यूजन जैसा लगता है, क्योंकि ओटावा सिटी में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितने ही इवेंट्स करा लिए होंगे। मान लो 2-3 साल बाद भी अगर वापस आए हो तो ऑब्वियस सी बात है टिकट के प्राइस बढ़ नहीं थे, तो ग्रॉसिंग भी बढ़नी थी। लेकिन ठीक है, बढ़िया है। और वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। बहुत से लोगों को लगता है वैंकूवर है या फिर ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो वगैरह वगैरह, पंजाबियों को स्पेशली लगता है, लेकिन रियल कैपिटल है ओटावा। और अगर मंडे नाइट रॉ की बात चली रही है तो एक और मंडे नाइट रॉ के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 6 मार्च को होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके लिए एडवर्टाइज है हमारे जॉन सीना। और जॉन सीना कितने बड़े मेगा स्टार है आपको अभी पता चल जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस शो के लिए 12,000 की कैपेसिटी वाला एक एरिना बुक किया था, और जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को एडवर्टाइज नहीं किया था तब तक टिकट बिकी थी 5,000। जैसे ही जॉन सीना को एडवर्टाइज किया गया ऑलमोस्ट डबल हो गई सेलिंग, और 10,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी, और 1,000 के आसपास बची है जो कि इस हफ्ते में बिकी जाएगी। तो रेसलमेनिया सीजन में एक मेगा स्टार को लाने का यही तो मेन मैटर होता है, क्योंकि आपको टिकट्स भी बिकवानी है, प्लस आपको अच्छी व्यूअरशिप, अच्छी रेटिंग भी चाहिए, और ये सारे काम ये मेगा स्टार कर देते हैं। एग्जांपल के लिए रॉक या फिर जॉन सीना। अब रॉक तो आ नहीं रहे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना से तो काम चलाना ही पड़ेगा। और अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि जॉन सीना आ किस लिए रहे हैं, या तो रेसलमेनिया में उनका कोई मैच होने वाला है, या फिर ये सिंगल अपीयरेंस हो सकती है, क्योंकि वो स्टार हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट, उनके शेड्यूल्स थोड़े से अलग हो चुके हैं अब जब से वो फिल्म स्टार बने हैं। तो क्या रेसलमेनिया में एक मैच होने वाला है? तो वेल, इसका आंसर है यस। ऑस्टिन थ्योरी लॉक हैं जॉन सीना के साथ एक मैच के लिए रेसलमेनिया में।
और जब 6 मार्च को जॉन सीना मंडे नाइट रॉ पे आएंगे तो चुल मिटाने के लिए अपनी ऑस्टिन थ्योरी भी वहां जरूर आएंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है और मैं काफी श्योर हूं कि ऐसा होने भी वाला है। अब बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के बारे में। तो मामला यहाँ ज्यादा सीरियस है क्योंकि गंथर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं और शायद उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मैच अनाउंस किया है जो कि काफी ज्यादा कंसर्निंग हो सकता है गंथर के लिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया है MSG यानी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के एक इवेंट के लिए 20 मैन बैटल रॉयल। और इसमें मेन सुपरस्टार हैं, बॉबी लैशली हैं, फिन बैलर हैं, शीमस हैं, ड्रू मैकिंटायर हैं, न्यू डे के दोनों बंदे हैं, कैरियन क्रॉस हैं, रे मिस्टीरियो हैं। ऐसे 20 सुपरस्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर के। और जो भी इस मैच को जीतेगा, बैटल रॉयल को जीतेगा, वो गंथर को चैलेंज करेगा रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और एक चीज आपको बता देता हूँ, रेसलमेनिया से पहले 6 एपिसोड बाकी हैं स्मैकडाउन के, और जब 3 एपिसोड बीत चुके होंगे तब MSG वाला पूरा कार्यक्रम, पूरा इवेंट होने वाला है। उसके बाद सिर्फ 3 एपिसोड ही बचते हैं इस पूरी फ्यूड को डेवलप करने के लिए। मेरे कहने का सिंपली मतलब यह है कि 3 हफ्ते तक डब्ल्यूडब्ल्यू गंथर का क्या यूज करने वाली है। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू लेट नहीं कर देगी गंथर को एक अपोनेंट देने के लिए, क्योंकि फिर सिर्फ 3 एपिसोड बाकी होंगे। क्या फ्यूड को डेवलप कर लोगे? इतने स्ट्रॉन्ग चैंपियन को सिर्फ आखिरी 3 हफ्ते में एक अपोनेंट मिलेगा। ये थोड़ी सी अजीब चीज़ें हैं, शायद इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी, पर मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें थोड़ी लेट हो रही हैं, थोड़ा जल्दी होना चाहिए थी। और अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आ जाओ, बताओ मुझे, मैं भी कुछ देखना चाहूँगा ऐसे कमेंट्स जो रियलिटी में मेरी बात को सही साबित करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू की एक सुपरस्टार है जिन्होंने एंगेजमेंट कर ली है। जब तक मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मैंने पार्टनर का नाम सुना तो मैं भी शॉक हो गया। तो इंडियन फैंस, मैं बात कर रहा हूँ सोनिया डेविल के बारे में, फॉर्मर स्मैकडाउन जनरल मैनेजर। इन्होंने अपनी पार्टनर टोनी कसिनो के साथ एंगेजमेंट कर ली है। ये आगे मैरी भी करेंगे, मतलब शादी भी करेंगे। और इनके इस ब्यूटीफुल पल की कुछ पिक्चर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता वैसे। और वेस्टर्न कल्चर है भाई, हर चीज़ चलती है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेडीज़ के साथ एंगेजमेंट भी कर सकती हैं और शादी भी कर सकती हैं। तो भाई रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, और क्या कह सकते हैं। और अब बात करते हैं दी अंडरटेकर के बारे में। क्या आप जानना चाहोगे कि पहली बार किसने बुक किया था अंडरटेकर को? और आपको पता है कि किसी की डेथ की वजह से अंडरटेकर को वो बुकिंग मिली थी। सबसे पहले आपको बताता हूँ अंडरटेकर ने इस सिचुएशन के बारे में क्या कहा था। बिल्कुल लेटेस्ट इंटरव्यू है अंडरटेकर का। तो 1989 की बात है। अंडरटेकर ने बताया कि उस समय वो थे WCCW यानी वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग के प्रमोशन में। और अंडरटेकर ने बताया कि वो लगातार शोज में आ रहे थे, लेकिन उनको कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी, सिर्फ वो वहां बैठे रहते थे। लेकिन एक दिन ओनर और मेन बुकर फ्रिट्ज ने उन्हें देखा और अपने स्टाफ मेंबर से पूछा कि कौन है ये लड़का। तो उन स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि ये यहाँ पे रोज आता है लेकिन इसको कोई बुक नहीं करता। जिस पर फ्रिट्ज ने कहा, यानी मालिक साहब ने कहा कि इसे बुक करो, ये बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लगता है। और अंडरटेकर ने ये भी बताया इंटरव्यू में कि ये सारी बातें उन्होंने कान लगा के सुन भी ली थी, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं वाकई में उसके सन, उस बुकर के सन डेविड जैसा ही लगता था। और अब आपको बताता हूँ कि किसकी डेथ की वजह से अंडरटेकर को वो बुकिंग मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ डेविड के बारे में, यानी उस ओनर के सन के बारे में, जो कि एक रेसलर था, जो कि जापान में था। उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना था एक शो में, और ये काम वो कर भी चुके थे। लेकिन शो के बाद होटल में उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई थी, क्या रीजन था उसका, लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग जो मेन रीजन था वो था स्टमक में छेद होना बिकॉज ऑफ सम रेसलिंग मूव। अब ये सारी चीजें आपस में अटैच है, आप इसे अटैच ना भी मानो तो भी चल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सारी चीजें अटैच होती हैं। शायद वो डेथ ना हुई होती तो पहली बुकिंग शायद ना मिलती अंडरटेकर को, कोई और रीजन भी हो सकता था, बाद में भी मिल सकती थी। हर चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।